हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टीम टरबाइन के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इसकी थ्योरी और न्यूमेरिकल सभी कुछ एग्जाम में आता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसका स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे क्या होता है, फिर उसके बाद इसके टाइप्स जैसे कि रिएक्शन टरबाइन क्या होता है, इम्पल्स टरबाइन क्या होता है, और उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि स्टीम टरबाइन आखिर में क्या होती है और कहाँ पे ये लगी हुई आपको दिखती है। तो मैकेनिकल के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए टरबाइन को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। अदर ब्रांच वाले भी पढ़ते हैं, बट मैकेनिकल वालों के लिए समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखिए, यहाँ पर ये आप एक डायग्राम देख सकते हैं। हमने आपको समझने के लिए, इजीली समझने के लिए इसको बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉयलर हमने आपको पढ़ा करके रखा हुआ, पूरा का पूरा चैप्टर्स बहुत ही अच्छे से पढ़ा करके रखा है एनिमेशन के थ्रू, और जो उसमें नोट्स लिखने क्या करने हैं सब कुछ पढ़ा के रखा हुआ है। तो बॉयलर में बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर हम लोग वाटर को भेजते हैं, है ना, वाटर मारा जाता है और उसको स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। हाई प्रेशर की स्टीम में उसको कन्वर्ट किया जाता है। अब जब वो हाई प्रेशर की स्टीम है वो जाती है इस पार्ट के पास में, और इसी पार्ट को हम लोग कहते हैं टरबाइन। तो टरबाइन के पास में जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्टीम टरबाइन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो जाएगा टरबाइन के पास में स्टीम जाएगी और उसको रोटेट कराएगी। इसी तरीके से जो टरबाइन होती है, इसके तरह तरह से भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि वाटर टरबाइन या फिर हाइड्रोलिक टरबाइन। तो उसमें क्या होता है, उसमें यहाँ पर जैसे स्टीम जा रही है तो यहाँ से वाटर जाता है, बॉयलर से नहीं जाएगा वाटर, फिर हम उसको किसी डैम से करके लाएंगे तो वहाँ से वाटर भेजेंगे तो वाटर उसको रोटेट कराएगा। तो उस तरीके से मतलब उस तरीके की जो टरबाइन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक टरबाइन कहते हैं। उसी तरीके से अगर हम इसके अंदर गैस भेजते हैं तो उसको हम लोग गैस टरबाइन कहते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग को क्या पढ़ना है, स्टीम टरबाइन पढ़ना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या भेजेंगे, स्टीम। और स्टीम हमको कहाँ से मिलती है, बॉयलर से मिलती है। तो बॉयलर में हमने स्टीम बनाई और उसको एक मोटी पाइप के थ्रू, है ना, मेन स्टीम पाइप के थ्रू इसको हमने यहाँ पर भेजते हैं। तो ये यहाँ पर जाती है इस टरबाइन के अंदर, और इस टरबाइन के अंदर यहाँ पर जब ये जाती है तो एक्सपेंड करती है, यानी कि उसकी वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है उस टाइम पे, क्योंकि उसके सामने हम लोग नोजल लगा देते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो वो जो उसकी ब्लेड्स होंगी, यानी कि टरबाइन की जो ब्लेड्स होंगी उसको वो हीट करेंगे। जब उसको हीट करेंगे तो टरबाइन जो है पूरा रोटेट करेगा। तो जब ये रोटेट करता है तो यहाँ पर पास में ही, मतलब इसी के शाफ्ट पर जनरेटर लगा होता है, और जनरेटर क्या है, वो घूमता है। और आपको पता है कि जनरेटर किस तरीके का डिवाइस होता है, जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर जब इसके रोटर को हम लोग रोटेट कराते हैं तो हम मैकेनिकल एनर्जी उसको देते हैं, और वो उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में यहाँ पर आगे सप्लाई के थ्रू हमको देता है। तो इस तरीके से ये काम करता है जनरेटर, ठीक। और यहाँ पर ये टरबाइन इसको घुमाने का काम करती है। उसके बाद जब ये स्टीम पूरी की पूरी यहाँ पर वर्क कर चुकती है, एक्सपेंड कर चुकती है, तो ये इधर से बाहर निकलती है और बाहर से ये कंडेंसर के अंदर आती है। कंडेंसर के अंदर जो स्टीम होती है उसको कंडेंस करके फिर से वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और आपको यहाँ पर हम बता दें कि हमने कंडेंसर की वन शॉर्ट वीडियो बनाई थी, जिसमें एक ही वीडियो में हमने पूरे कंडेंसर को पढ़ाया था। वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दे करके भी हमने आपको समझाया था, जेट कंडेंसर, सरफेस कंडेंसर, हर एक चीज़ के बारे में। तो आप उसको भी जा करके विजिट कीजिए और देखिए। इसके बाद कंडेंसर से निकल करके जो हमारा, क्योंकि यहाँ से स्टीम आती है और इधर वाटर में वो कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद इधर आएगी और यहाँ पर लगा होता है पंप, ठीक है। एक पंप होता है, तो जिसको हम लोग बीएफपी भी कहते हैं। जब आप पावर प्लांट्स में जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे बीएफपी, बॉयलर फीड पंप इसको बोलते हैं। तो क्योंकि बॉयलर में फीड करता है, तो यहाँ से ये पंप क्या है, वाटर को, जो कि थोड़ा गर्म वाटर रहता है ना, तो यहाँ से फिर से बॉयलर में भेज देता है। बॉयलर फिर से उसको स्टीम बनाता है, फिर से ये पूरा साइकिल जो है चलता रहता है। और इसी साइकिल का नाम क्या होता है, रैंकाइन साइकिल। क्या होता है, रैंकाइन साइकिल। रैंकाइन साइकिल के बारे में भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा करके रखा हुआ है विथ कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए, तो ये समझ चुके हैं कि जो टरबाइन होता है ये क्या काम करता है, ये करता है जनरेटर को घुमाने का काम। अच्छा, आप ये बताइए कि पावर प्लांट्स में, जैसे कि जो पावर प्लांट होते हैं उनमें बेसिक क्या उनका क्या ज़रूरत है। उनकी ज़रूरत ये है कि हमको इलेक्ट्रिक मिले, हमको इलेक्ट्रिक करंट मिले, उनका मेन पर्पज़ यही है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट वो लोग कहाँ से बनाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बनाने के लिए वो लोग जो बेसिकली उनकी जो मशीन होती है वो होती है जनरेटर। जनरेटर के थ्रू ही इलेक्ट्रिक बनता है और आगे सप्लाई के लिए आता है। अब यहाँ पर समझिए, जनरेटर को अगर हम उसके जो सैफ्ट है, मान लीजिए इतनी मोटी सी सैफ्ट होती होगी, क्योंकि बड़े बड़े जनरेटर रहते हैं,
तो उसको हम पकड़ के अगर हम खुद, है ना, इतने ताकतवर हो गए हैं, हल्क हो गए हैं, हल्क, है ना, तो उसको अगर रोटेट करा सके तो इलेक्ट्रिक सप्लाई वहां पर मिलेगी। या फिर हम इसको हाथ से कर दें, या फिर किसी इंजन से कर दें, या फिर किसी भी चीज से कर दें, बस इसको रोटेट करना आना चाहिए। यानी कि पावर प्लांट्स का मेन काम है इलेक्ट्रिक सप्लाई करना, और इलेक्ट्रिक सप्लाई कौन करेगा? जनरेटर। और जनरेटर को क्या चाहिए? इसको रोटेशन, इसको रोटेशन। अब ये मायने नहीं रखता कि आप उसको किससे रोटेट करा रहे हैं, इंजन से करा रहे हैं, पुली लगा करके करा रहे हैं, या फिर टरबाइन से करा रहे हैं, या फिर खुद से ही कर रहे हैं, कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता कि बस वो घूमना चाहिए। तो यानी कि मेन काम हमारा ये है, ये काम जो है इसको घुमाने का होता है। तो इसी तरीके से जो हमारी टरबाइन होती है उसको एक नाम दे दिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइम मूवर। प्राइम मूवर क्या कहते हैं? प्राइम मूवर। तो प्राइम मूवर का मतलब होता है कि जो पहले मूव कराने के लिए मशीनें यूज होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम मूवर कहते हैं। ठीक है। जैसे आपने शादी के, मतलब जब शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, तो जब उसमें लाइट कट हो जाती है तो आपने देखे होंगे कि एक जनरेटर होता है, उसको चलाया जाता है। उसको जब चलाते हैं तो पूरी सप्लाई आती है। तो उसमें आप देखेंगे दो पार्ट्स होता है, एक इधर इंजन रखा रहेगा और इधर एक छोटा सा जनरेटर रहता है। तो जो इंजन होता है वो जनरेटर को घुमाता है। जब जनरेटर को घुमाता है तब जाके सप्लाई होती है। और इंजन में हम लोग ऑयल डालते हैं, ऐसा तो नहीं जनरेटर में ऑयल डालते हैं, है ना, तेल, डीजल, पेट्रोल जो भी, तो इंजन में हम लोग डालते हैं। तो इंजन उसके लिए क्या हो गया? प्राइम मूवर हो गया। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है जनरेटर को घुमाने के लिए टरबाइन ही तो यूज होता है। तो टरबाइन आपका क्या हो जाएगा? प्राइम मूवर। आगे की जब आप सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको प्राइम मूवर का एक पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा सब्जेक्ट मिलेगा, जिसमें आप केवल प्राइम मूवर के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि टरबाइन क्या होती है। अब कुछ पॉइंट्स जो हमने आपको बताया वही पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं कि जो स्टीम टरबाइन होती है ये क्या होती है? यह एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि काइनेटिक एनर्जी को, ध्यान से समझिए, यहाँ से जो स्टीम आती है, यहाँ से जो स्टीम आती है उसमें केवल एक चीज होती है, दैट इज एंथैल्पी, या फिर आप कह लीजिए कि हीट होती है। ठीक है, उसके अंदर हीट होती है। अब वो हीट को जो नोजल होता है, नोजल उसको कन्वर्ट कर देता है, उसकी वेलोसिटी को बढ़ा देता है, उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कौन सा? नोजल। नोजल के बारे में भी हमने आपको पढ़ा करके रखा हुआ है, उसको भी आप देखिए। यानी कि पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको प्लेलिस्ट को देखिए, सब कुछ आपको मिलेगा। तो यहाँ पर नोजल से क्या होता है? उसकी वेलोसिटी को बढ़ा दिया जाता है, और उसकी वेलोसिटी को बढ़ा करके इसकी ब्लेड्स पर जब हीट करते हैं तो ये पूरा रोटेट करता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है। तो यह एक ऐसी डिवाइस है जो काइनेटिक एनर्जी को, यानी कि यहाँ की जो स्टीम की काइनेटिक एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। यहाँ पे जो रोटर है इसका, वो रोटेट करता है तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जो जनरेटर है उसका ये काम है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। बात समझ में आ रही होगी? ठीक है। यानी कि देखिए कैसी एनर्जी चलती है, यहाँ से चलेगी हीट, ठीक है, हीट से पहले उसको नोजल कन्वर्ट करेगा काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी से उसको मैकेनिकल एनर्जी में टरबाइन कन्वर्ट करेगी, और मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करेगा? जनरेटर कन्वर्ट करेगा। तो इस तरीके से यहाँ से जो हीट चलती है, हीट एनर्जी डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। आई होप आप इस चीज को क्लियर कर पा रहे होंगे और किसी को समझा भी सकते हैं। चलिए, तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जो स्टीम टरबाइन होते हैं सभी स्टीम पावर प्लांट्स में एक प्राइम मूवर की तरह काम करते हैं। हमने आपको बताया कि यह जो होता है प्राइम मूवर की तरह काम करता है, यानी कि मेन मशीन टरबाइन नहीं है। मेन मशीन जो है आपका वो तो जनरेटर है। जनरेटर चाहिए तभी तो इलेक्ट्रिक सप्लाई होगी। अब उसको हम, उसका काम है घुमाना। अब चाहे उसको इंजन से घुमा दीजिए या फिर टरबाइन से घुमा दीजिए। तो अगर हम टरबाइन से घुमा रहे हैं तो टरबाइन भी हमारा क्या हुआ? वहां पर एक प्राइम मूवर हुआ। अगर वहां पर हम इंजन से घुमा रहे हैं तो इंजन क्या हुआ? वहां पे एक प्राइम मूवर हुआ। ऐसा नहीं कि हर समय इंजन प्राइम मूवर होगा, जब वो सेकेंडरी पार्ट हो जाएगा। मेन जनरेटर है, दूसरा पार्ट आपका इंजन है, तब इसको हम लोग प्राइम मूवर कहेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है? यह भी एक तरीके का प्राइम मूवर है, किसमें? स्टीम पावर प्लांट्स में। ठीक है, जिसको हम लोग थर्मल पावर प्लांट भी कहते हैं। इसके बाद देखिए इसका एप्लीकेशंस कहाँ पर होता है, यानी कि जो स्टीम टरबाइन होती है कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जाती है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक जनरेटर में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, पंप्स को चलाने में इस्तेमाल करते हैं। अभी तो आप सोच रहे होंगे छोटी छोटी पंप होती है, हमारे घरों में लगी होती है पानी खींचने के लिए, है ना, वो बहुत छोटी छोटी पंप्स होती हैं। जो बड़ी बड़ी पंप होती हैं उनको चलाने के लिए हम लोग टरबाइन का भी इस्तेमाल करते हैं, स्टीम टरबाइन का। इसके बाद आता है फैन। फैन भी बहुत बड़े बड़े फैंस होते हैं। ठीक है, जब आप पावर प्लांट्स में जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े फैंस होते हैं, तो उनको चलाने के लिए कभी कभी हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, स्टीम टरबाइंस का। उसके बाद है कंप्रेसर।
ठीक है। कंप्रेसर क्या होता है? कंप्रेसर एयर को कंप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर किसी भी चीज को कंप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें भी हम लोग स्टीम टरबाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि जिसमें भी हमको रोटेशन देना है, आप अपना चारा काटने में भी स्टीम का यूज कर सकते हैं, मतलब स्टीम टरबाइन का यूज कर सकते हैं। बस ये होगा कि आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इस वजह से आप वहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ पर आप इस्तेमाल इंजन का कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल हर जगह कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक बेसिक यूज में होता है, जहाँ पर उनका फायदा भी होता है, क्योंकि हमको नुकसान नहीं कराना अपना, तो वहाँ पर कहाँ कहाँ होता है? एक इलेक्ट्रिक जनरेटर को, उसके बाद पंप्स को, फैन को, कंप्रेसर इत्यादि। ठीक है, तो इस तरीके से इसका एप्लीकेशंस भी हो गया। अब देखिए, जो स्टीम टरबाइन होती है, इसके दो बेसिकली पार्ट होते हैं। इसके बेसिकली कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स। ठीक है, एक हमने आपको बताया नोजल, और एक हमने आपको नाम लिया ब्लेड्स के बारे में। नोजल के बारे में हमने आपको ये बताया कि जो नोजल होता है, यहाँ से जो हीट आती है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या लिखा हुआ है इसके बारे में? देखिए, यह हाई प्रेशर स्टीम की हीट एनर्जी, यानी कि हाई प्रेशर स्टीम जो है उसकी हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलता है। किस में बदलता है? काइनेटिक एनर्जी में बदलता है। और स्टीम की वेलोसिटी बढ़ जाती है, मतलब जब उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी मींस क्या? वेलोसिटी को इंक्रीज होना, तो उसकी वेलोसिटी जो है बढ़ जाती है। किसकी? स्टीम की, यानी कि स्टीम जो है बहुत ही तेजी से उससे नोजल से होकर के बाहर निकलने लगती है। इसके बाद क्या है? ब्लेड्स। तो ब्लेड्स का क्या काम होता है? ब्लेड्स के बारे में समझिए कि यह नोजल से निकलने वाली स्टीम की डायरेक्शन बदलती है। ब्लेड्स आप ऐसे समझ लीजिए, हम आपको यहाँ पर एक डायग्राम बना के समझाना चाहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये रोटर्स लगा हुआ है, यानी कि टरबाइन का ये रोटर। ठीक है, टरबाइन को हम ऐसे नहीं, इसको ऐसे पलट के देख रहे हैं। ठीक, तो आपको जो अंदर दिखेगा उसमें दिखेगा कि ऐसे से ब्लेड्स लगी हुई हैं। ठीक, ऐसे से ब्लेड्स लगी हुई हैं पूरी टरबाइन के अंदर, और नोजल जो है ठीक है, और नोजल जो है यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पे नोजल लगा हुआ है, इस तरीके से मान लीजिए नोजल लगा हुआ, और नोजल से जो है स्टीम बाहर निकल रही है, बहुत ही तेजी से निकलती है। और जब इस पर हिट करेगी तो इसको इधर की तरफ पुश करेगी, तो जो ये आपकी टरबाइन है इधर की तरफ ऐसे रोटेट करेगी। बात क्लियर हो पा रही है? ये इसको ऐसे पुश करेगी तो इधर रोटेट करेगी, और उसके बाद दूसरी ब्लेड आएगी तो फिर दूसरी ब्लेड को हिट करेगा तो उसको रोटेट करेगी। तो इस तरीके से ये जो पूरा प्रोसेस है ये चलता है। तो ये ब्लेड्स होती है। तो यहाँ पर देखिए कि यह नोजल से निकलने वाली स्टीम, यानी कि जो ब्लेड्स होती हैं, जो ब्लेड्स होती हैं वो नोजल से निकलने वाली स्टीम की डायरेक्शन बदलती हैं, यानी कि जो जिस डायरेक्शन में आती है उसकी डायरेक्शन को चेंज करती हैं। ठीक है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करती हैं। ब्लेड्स पे पूरी डायरेक्शन आती है, ताकि चेंज ऑफ मोमेंटम के कारण ब्लेड्स पर बल लगे। यानी कि जब वो मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, क्लास 9th में, तो उसमें मोमेंटम जब चेंज होगा तो उसमें फोर्स जनरेट होगा, और फोर्स जनरेट होगा ताकि वो क्या हो लगे और उन्हें घुमाए। किसको घुमाए? ब्लेड्स को घुमा पाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो टरबाइन होती है काम करती है। नोजल से स्टीम आती है हाई वेलोसिटी में, उसके बाद उस पर जब ब्लेड्स पे लगती है तो ब्लेड्स में क्या होता है, उसमें उसका मोमेंटम चेंज होता है, और उसके वजह से उस पर फोर्स लगता है। आप ऐसे भी समझ लीजिए, अगर आप मोमेंटम से नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये एक ब्लेड है। ठीक है, एक यहाँ पे ब्लेड्स लगी हुई है, एक यहाँ पे ऐसे ब्लेड्स लगी हुई है। ठीक है, और नोजल यहाँ पे लगा हुआ है, नोजल यहाँ पे लगा हुआ है, और नोजल की जो स्टीम है वो निकल करके इस पे हिट कर रही है, और यहाँ पर ये रोटेट है। यहाँ पर भी एक ऐसे ऐसे हर जगह मान लीजिए कि लगा हुआ है। ठीक है, और तो हमारे पास कुछ नहीं है ज़्यादा, बट अगर चाहें तो आप हम लगा सकते हैं कि ऐसे इस तरीके से ब्लेड्स ढेर सारी लगी हुई हैं। ठीक है, यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे करके चारों तरफ से। अब मान लीजिए नोजल यहाँ पर है, तो अब जैसे कि यहाँ से स्टीम निकल लेगी, तो इसको जब हीट करेगी, है ना, इसको जब हीट करेगी तो ये इधर की तरफ ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, तो इधर ये घूमेगा तो ऐसे घूम करके ये वाली आ जाएगी आगे। और ऐसा नहीं कि ये पूरा नोजल इधर चला जाएगा, नोजल तो यही है, उसकी स्टीम गई थी, है ना, और फिर तब ये सामने आ जाएगा, और उस टाइम पे फिर ये इसको हिट करने लगेगा, तो ये इधर घूम के ये वाली आ जाएगी, फिर ये इसको करेगा। यानी कि इसको एक तरीके से फोर्स इस पर अप्लाई होगा। तो जब इस पर फोर्स अप्लाई होगा तो क्या होगा, यह रोटेट करेगी। यहाँ तो आप देख सकते हैं ये क्या करेगी, इसको घुमाएगा। तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे, बहुत ही छोटा हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा स्टीम टरबाइन के बारे में तो आप उसको लिख पाएंगे। इस डायग्राम को अगर आप बना देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, और इन पॉइंट्स को लिख देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये तो हो गया इसके बारे में, लेकिन हम लोग को बात करना है इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। और क्लासिफिकेशन में मेनली जो हम लोग को पढ़ना है वो है एक स्टीम, मतलब कि एक रिएक्शन टरबाइन, और एक होती है इम्पल्स टरबाइन।
रिएक्शन और इम्पल्स टरबाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग बेसिकली सबसे पहले जानेंगे कि जो इसका क्लासिफिकेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन हम लोग समझेंगे कि स्टीम की जो दो टाइप्स होते हैं जिसको हम लोग इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन कह रहे हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में समझेंगे, और कंपाउंडिंग के बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं और वहां पर इन चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड्स पे इन चीज़ों को थोड़ा सा समझना, क्योंकि डायग्राम्स होते हैं और डायग्राम्स ऐसे होते हैं कि यहाँ पर बनाने लगे तो थोड़ा सा समय लग जाता है और आपको विजुअलाइजेशन भी कम होता है। वहाँ पर हम आपको एनिमेशन भी दिखा पाएंगे। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और आपको वहाँ पर समझाते हैं इसका क्लासिफिकेशन, कंपाउंडिंग और स्टीम की जो दो टाइप्स होती हैं, मतलब स्टीम टरबाइन की जो दो टाइप्स होते हैं, एक रिएक्शन टरबाइन और एक इम्पल्स टरबाइन के बारे में। तो इसके क्लासिफिकेशन को अलग अलग बेसिस पर डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ स्टीम एक्शन, यानी कि स्टीम का एक्शन किस तरीके से होता है। तो इसमें आते हैं दो तरीके की, एक आती है इम्पल्स टरबाइन और एक आती है रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन क्या होती है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी को ब्लेड्स पर इम्पैक्ट किया जाता है और वो मैकेनिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करती है। इसमें वेलोसिटी का ज़्यादा काम होता है, प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। और इसके बाद आता है रिएक्शन टरबाइन। तो रिएक्शन टरबाइन में प्रेशर और वेलोसिटी दोनों काम करती है, तब जाकर के जो ब्लेड्स है उसको घुमाती है। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं। इसमें आप जो डायग्राम देख रहे हैं, एक साइड आप देख रहे हैं इम्पल्स टरबाइन और एक साइड आप देख रहे हैं रिएक्शन टरबाइन। तो इम्पल्स टरबाइन में आप देख रहे हैं कि सीधे सीधे नोजल के थ्रू उसकी ब्लेड्स पर हीट किया जाता है और वो घूमता है। लेकिन रिएक्शन टरबाइन में आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टीम जो है बाहर निकल रही है और ये पीछे की तरफ रिएक्शन लगाती है, तो ये इस साइड में ऐसे रोटेट करती है। तो ये हो गया आपका इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन। आई होप आप इसको अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। इसके बाद सेकंड है कि अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ स्टीम फ्लो, यानी कि स्टीम का फ्लो किस तरीके से हम लोग करवा रहे हैं, स्टीम का फ्लो हम लोग किस तरीके से दे रहे हैं टरबाइन के अंदर। तो उसके हिसाब से दो तरीके का होता है, एक होता है एक्सियल फ्लो टरबाइन और एक होता है रेडियल फ्लो टरबाइन। तो एक्सियल फ्लो टरबाइन क्या होता है, जब हम लोग इसके एक्सिस के अबाउट, जैसे कि ये टरबाइन हो गई आपकी, तो इसमें रोटर लगा होता है, तो इसके एक्सिस के अबाउट अगर हम स्टीम को देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सियल फ्लो टरबाइन। और अगर हम लोग इसके परपेंडिकुलर देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं रेडियल फ्लो टरबाइन। तो यहाँ पर आप इसका भी डायग्राम देख सकते हैं। एक आपको यहाँ पर एक्सियल टरबाइन दिख रही है और आपको एक रेडियल टरबाइन दिख रही है। कभी कभी इसका मिक्सचर यानी कि एक्सियल प्लस रेडियल करके भी यूज में लिया जाता है। इसके बाद थर्ड है अकॉर्डिंग टू एग्जॉस्ट ऑफ स्टीम, यानी कि स्टीम को किस तरीके से एग्जॉस्ट किया जा रहा है, एग्जॉस्ट कंडीशन के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। तो इस पर दो तरीके के होते हैं, एक होता है जिसमें हम लोग कंडेंस करते हैं, एक होता है जिसमें हम लोग कंडेंस नहीं करते हैं। तो जिसमें हम लोग कंडेंस करते हैं उसको हम लोग कहते हैं कंडेंसिंग टाइप टरबाइन। इसमें एग्जॉस्ट स्टीम जो निकलती है उसको हम लोग कंडेंस कर लेते हैं, जिसके वजह से वो इफिशियंट बनता है और इसमें वैक्यूम कंडीशन होती है, यानी कि जब उसको कंडेंस करते रहते हैं तो उसके अंदर वैक्यूम में क्रिएट करके रखते हैं तो वो बैक प्रेशर नहीं करता है। इसके बाद आता है नॉन कंडेंसिंग टाइप टरबाइन। तो इसमें हम लोग जो स्टीम बाहर निकलती है टरबाइन में काम करने के बाद उसको हम लोग कंडेंस नहीं करते, बल्कि कुछ ना कुछ उसका कोई ना कोई प्रोसेस के थ्रू उसका हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन कंडेंसिंग टाइप। तो इसकी वजह से टरबाइन के अंदर बैक प्रेशर भी लगता है जो कि नुकसानदायक होता है। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, एक डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जब टरबाइन से स्टीम बाहर निकल रही है तो उसमें उसका प्रोसेस में वो जा रहा है किसी न किसी प्रोसेस में, और एक में आप देख सकते हैं कि जब वो निकल रही है तो वो कंडेंसर में जा रही है और वो कंडेंस हो रही है और फिर वो बॉयलर में जा रही है पंप के थ्रू, और यहाँ पर प्रोसेस भी हो रहा है बट कंडेंस तो हो ही रहा है ना। तो इस वजह से इसको हम लोग कहते हैं कंडेंसिंग टाइप और इसको हम लोग कहते हैं नॉन कंडेंसिंग टाइप। इसके बाद नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टेजेस। देखिए टरबाइन के अंदर बहुत ढेर सारे स्टेजेस होते हैं और कभी कभी केवल सिंगल स्टेज होता है, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं ढेर सारे स्टेजेस हैं। तो अगर इसमें से मतलब ढेर सारे स्टेजेस हैं तो इसको हम लोग कहेंगे मल्टी स्टेज टरबाइन, मल्टी स्टेजेस टरबाइन। और अगर हम इसमें से सारे स्टेजेस को हटा दें, ये जो आप एक राउंड देख रहे हैं ये इसको बोलते हैं एक स्टेज, सेकंड जो राउंड देख रहे हैं ये दूसरा स्टेज, फिर ये थर्ड, ये तीसरा स्टेज। तो अगर इसमें से सारे हटा कर केवल एक एक कर दे तो उसको हम लोग कहेंगे सिंगल स्टेज, लेकिन अगर सारे के सारे रहेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे मल्टी स्टेज टरबाइन। तो जो मल्टी स्टेज होती है उसमें थोड़ा सा पावर ठीक ठाक हमको मिलती है, आउटपुट उसका अच्छा मिलता है, ठीक है, ज़्यादा पावर जनरेट करती है।
इसके बाद आता है लास्ट, अकॉर्डिंग टू प्रेशर ऑफ टरबाइन, यानी कि जो टरबाइन है उसका प्रेशर हम लोग किस तरीके से दे रहे हैं। तो उसमें आता है एक हाई प्रेशर, एक मीडियम प्रेशर और एक लो प्रेशर। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हाई प्रेशर में हम लोग हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की स्टीम का उपयोग करते हैं, जो कि बहुत ही इफिशियंट काम करने में मदद करता है। और मीडियम प्रेशर में जो होगा थोड़ा सा मीडियम स्टीम यूज करेंगे, और लो प्रेशर में हम लोग लो प्रेशर स्टीम का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से 3 तरीके की टरबाइन्स होती है प्रेशर के हिसाब से। आप जब पावर प्लांट्स में जाएंगे तो वहाँ पर आप इस चीज़ों को देखेंगे कि एक आपकी दिखेगी HP टरबाइन, जिसको हम लोग हाई प्रेशर टरबाइन भी बोलते हैं, और एक आपको दिखेगी IP टरबाइन, जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट टरबाइन, और वहीं पर आपको दिखेगी LP टरबाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं लो प्रेशर टरबाइन। तो इस तरीके से टरबाइन का जो क्लासिफिकेशन होता है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसको बता भी पाएंगे और लिख भी पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन को। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन किस तरीके से काम करती है, इसके क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, और इनके बीच क्या अंतर होता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो आइए पहले समझते हैं कि क्या मतलब किस तरीके से ये काम करता है। तो सबसे पहले इम्पल्स टरबाइन के बारे में। तो यहाँ पर आप इम्पल्स टरबाइन में देख रहे हैं कि इसके मेनली 3 पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे। एक आपको नोजल दिख रहा है जिसका नाम फिक्स्ड नोजल है। फिक्स नोजल इस वजह से क्योंकि वो अपने जगह से इधर उधर नहीं होता है, वो जहाँ का है वहीं रहता है हमेशा, इस वजह से उसको कहते हैं फिक्स नोजल। उसके बाद है मूविंग ब्लेड्स। तो यहाँ पर जो आप ब्लेड्स देख रहे हैं, यहाँ पर बकेट्स लिखा हुआ है, इसको हम लोग ब्लेड्स भी बोलते हैं और बकेट्स भी बोलते हैं। बकेट्स मीन्स होता है बाल्टी, तो ये ऐसे टेढ़े से होते हैं, तो ये बाल्टी जैसे आपको दिखते हैं, तो इसको हम लोग मूविंग बकेट्स कहते हैं। और इसके बाद आपको जो बीच में दिख रहा है ये गोला सा, इसको हम लोग कहते हैं रोटर। तो रोटर के ऊपर ही बकेट्स लगी होती हैं, ब्लेड्स लगी होती हैं। अब इसमें होता क्या है, किस तरीके से काम करता है उसको समझिए। तो यहाँ पर जो फिक्स नोजल होता है उसके थ्रू हमने आपको बताया कि स्टीम बाहर आती है बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ, और स्टीम जो है बकेट्स पे हीट करती है ना। बकेट्स मीन्स ब्लेड्स, तो उस पर वो हीट करती है, और जब हीट करती है तो वो क्या करता है, रोटेट करता है। तो इस तरीके से इम्पल्स टरबाइन का काम होता है। लेकिन रिएक्शन टरबाइन किस तरीके से काम करती है, देखिए रिएक्शन टरबाइन में हमने आपको बताया कि इसमें आप जैसा यहाँ पर एक रोटर तो सेम होता है, जैसा इसमें रोटर होता है वैसा इसमें भी रोटर होता है। लेकिन आप इसमें देखेंगे तो जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, मतलब आपको यहाँ पर कहीं भी नोजल नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वहाँ से स्टीम जो है इंटर करती है। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि स्क्रीन के ऐसे सामने से एकदम वहाँ से इंटर करती है और दोनों तरफ जाती है। मतलब कि आपको जो यहाँ पर रोटेटिंग नोजल दिख रहा है, यानी कि उस साइड भी जाती है और इस साइड भी जो है स्टीम आती है। और जब दोनों साइड जो है स्टीम जाएगी और वहाँ से बाहर निकलेगी, जब बाहर निकलेगी तो वेलोसिटी उसकी उस साइड है, लेकिन वो रिएक्शन फोर्स किधर लगाएगी, उसके पीछे की तरफ लगाएगी। तो जब वो रिएक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगाएगी और इधर का जो नोजल है ये भी इधर की तरफ लगाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, एक टॉर्क जनरेट होगा, और ये जो हमारी टरबाइन है रिएक्शन टरबाइन, ये रोटेट करेगी। तो इस तरीके से रिएक्शन टरबाइन काम करती है और इम्पल्स टरबाइन काम करती है। अब इसके बाद समझते हैं कि इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन में जो स्टीम होती है उसके प्रेशर और वेलोसिटी में किस तरीके से चेंजेस आता है, उसके बीच किस तरीके का ग्राफ बनता है, उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको जो लगभग बैगनी कलर का दिख रहा है वो स्टीम का प्रेशर है, और जो लगभग येलो कलर का दिख रहा है वो आपका स्टीम की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रिएक्शन टरबाइन में। तो इस ग्राफ को अच्छे से समझने के लिए हमको इसको स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। तो इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं, जब स्टीम पाइप से होकर के नोजल में आती है, तो जब स्टीम पाइप में रहती है तो जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से बनता है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि प्रेशर हाई होता है और वेलोसिटी जो है बहुत ही कम होती है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्टीम है वो नोजल में आएगी, तो नोजल में आएगी तो वहाँ पर जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से बन जाता है। इस ग्राफ में आप क्या चेंजेस देख रहे हैं कि जो प्रेशर है वो नीचे आ चुका है, यानी कि कम हो चुका है, और जो वेलोसिटी है वो बढ़ चुकी है। यानी कि नोजल के अंदर यही तो होता है, प्रेशर घटता है और वेलोसिटी जो है वो बढ़ती है। तो प्रेशर घट रहा है, वेलोसिटी जो है बढ़ रही है। अब जो स्टीम है वो जाकर के ब्लेड्स पे हिट करेगी, ब्लेड से टकराएगी, तो वहाँ पर क्या होगा, उसकी वेलोसिटी जो है वो कम होगी, उसकी वेलोसिटी कम होगी, लेकिन जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट उस पर होता है स्टीम में।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेशर की जो लाइन है आपको कांस्टेंट दिख रही है, एकदम सीधी है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। लेकिन आप अगर वेलोसिटी को देखेंगे तो वो आपका डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, और उसके बाद फिर ये बाहर निकलती है। अगर आगे के स्टेजेस हैं तो फिर अगले स्टेज में इसी तरीके से वो काम करेगा। अब हम लोग आते हैं रिएक्शन टरबाइन पे। तो रिएक्शन टरबाइन में भी आप देख सकते हैं कि प्रेशर जो है स्टार्टिंग में ज़्यादा रहता है स्टीम का, और उसके बाद वेलोसिटी जो है कम रहती है। उसके बाद वो एक रोटेटिंग नोजल में जाता है, तो जिसमें नोजल का ये काम होता है कि वेलोसिटी जो है वो बढ़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलोसिटी बढ़ रही है, प्रेशर जो है वो कम हो रहा है। ठीक है, बहुत सही है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर चेंजेस देखिए, जैसा कि आप देख रहे थे इम्पल्स टरबाइन में, उसमें जो प्रेशर था वो कांस्टेंट हो जाता था और जो वेलोसिटी रहती थी वो कम होती थी। जस्ट वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, वेलोसिटी तो कम हो रही है उसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर प्रेशर जो है कांस्टेंट नहीं रह रहा है, प्रेशर भी यहाँ पर क्या कर रहा है, कम हो रहा है। तो यही अंतर होता है रिएक्शन टरबाइन और इम्पल्स टरबाइन के बीच में। तो ये इसके बीच मेन डिफरेंस होता है। जब भी आपसे पूछा जाए तो आप इस चीज़ को ज़रूर बताइए। और यहाँ पर आपको बता दें कि जब आप इसकी वर्किंग को लिखेंगे तो आप इसके जो ऊपर के हमने जो डायग्राम दिखा है वो, और इसके जो ये ब्लेड्स का डायग्राम है ये, और इसके बाद ये जो इसका प्रेशर और वेलोसिटी का डायग्राम होता है, इसको ज़रूर बनाइए, तब जाकर के आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसमें आपको क्या लिखना है, यानी कि इसकी वर्किंग में आपको क्या लिखना होता है और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज में क्या लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इम्पल्स टरबाइन के बारे में देख सकते हैं, इसकी वर्किंग को आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, लिखिए, और इसके बाद इसका डिसएडवांटेज और एडवांटेज को भी स्क्रीनशॉट करके लिखिए। अब इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है रिएक्शन टरबाइन के बारे में। तो रिएक्शन टरबाइन की वर्किंग और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन दोनों साथ में इंक्लूडेड है, और इसके बाद इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए और लिखिए, और जो हमने आपको बताया डायग्राम्स बनाने के लिए उसको ज़रूर बनाइए। तो आपका जो ये आंसर होगा, जो आपका ये टॉपिक होगा वो कंप्लीट होगा। तो चलिए फटाफट आप डिफरेंस भी समझ लेते हैं रिएक्शन टरबाइन और इम्पल्स टरबाइन के बीच। तो इनके बीच सबसे पहला डिफरेंस है कि इम्पल्स टरबाइन के अंदर नोजल और मूविंग ब्लेड्स होती हैं, जबकि रिएक्शन टरबाइन के अंदर आपको एक फिक्स्ड और मूविंग ब्लेड्स दिखेंगे, यानी कि फिक्स्ड ब्लेड और मूविंग ब्लेड्स दिखेंगे। यहाँ पर कोई नोजल नहीं होता है, ठीक है, और जो फिक्स्ड हम ब्लेड बता रहे हैं वही यहाँ पर नोजल का काम करता है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है कि प्रेशर ड्रॉप एकॉर्स इन नोजल, यानी कि जो प्रेशर होता है उसका जो ड्रॉप होता है, प्रेशर जो है कम कहाँ पर होता है, नोजल के अंदर होता है, और मूविंग ब्लेड्स के अंदर प्रेशर जो है कम नहीं होता है, वहाँ पर वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन रिएक्शन टरबाइन के बीच अभी आपने ग्राफ देखा, इसमें ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो प्रेशर है पहले नोजल के अंदर तो ड्रॉप होगा ही, और जब आगे आएगा ब्लेड्स के पास में वहाँ पर भी ये ड्रॉप होगा। तो ये इसके बीच दूसरा डिफरेंस है। इसके बाद थर्ड जो इनके बीच अंतर होता है वो है कि स्टीम स्ट्राइक एट ब्लेड विथ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो स्टीम है वो काइनेटिक एनर्जी के साथ इस पे स्ट्राइक करती है, ठीक है, यानी कि जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वही बाद में चल करके जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी होती है उसमें चेंज होती है। लेकिन रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है, इसमें उसकी काइनेटिक एनर्जी और जो प्रेशर एनर्जी होती है दोनों की दोनों इस्तेमाल होती है, तब जा कर के वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपका कि ब्लेड्स आर ऑफ सिमेट्रिकल टाइप। इसमें जो ब्लेड्स होते हैं आपके सिमेट्रिकल टाइप से दिखते हैं, यानी कि लगभग सेम टाइप से आपको दिखेंगे, ठीक है। सिमेट्रिकल मतलब होता है कि अगर आप उसको बीच से फाड़ेंगे तो इधर और इधर दोनों सेम दिखेगा, उस चीज़ को हम लोग सिमेट्रिकल बोलते हैं। तो जो रिएक्शन टरबाइन होता है उसमें ब्लेड्स आर वेरिंग क्रॉस सेक्शन, यानी कि उसमें वेरिंग क्रॉस सेक्शन होता है, एक तरफ कम होता है दूसरी तरफ ज़्यादा होता है रिएक्शन टरबाइन में। उसके बाद अगला पॉइंट है कि पावर डेवलप इज़ लेस, लेकिन जो इम्पल्स टरबाइन होती है इसमें पावर कम डेवलप होती है, लेकिन रिएक्शन टरबाइन के अंदर ज़्यादा पावर डेवलप होती है। इस बात को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद है कि इट एक्यूपाइज लेस स्पेस, है ना, फॉर द सेम पावर, यानी कि सेम पावर जनरेट करने के लिए जो इम्पल्स टरबाइन होती है वो कम जगह लेती है, लेकिन जो रिएक्शन टरबाइन होती है वो ज़्यादा जगह घेरती है उतनी ही पावर को जनरेट करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वेलोसिटी ऑफ टरबाइन इज़ हाई, और रिएक्शन टरबाइन में है वेलोसिटी इज टरबाइन इज़ मोर। यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है फिर से कि इसमें जो है वेलोसिटी हाई होती है क्योंकि यहाँ पर प्रेशर जो है कॉन्स्टेंट रहता है, और यहाँ पर प्रेशर और
आपका जो वेलोसिटी है वो दोनों काम करती है, इस वजह से वो मोर होती है। और इसके बाद है कि इफ़िशियंसी इज़ लेस, तो यहाँ पर आप यह भी समझ सकते हैं इफ़िशियंसी लेस क्यों होती है, क्योंकि इसमें पावर कम डेवलप होती है तो इसकी इफ़िशियंसी कम होती है। और यहाँ पर इसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है। रिएक्शन टरबाइन जो होती है इसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है और जो इम्पल्स टरबाइन होती है उसकी इफ़िशियंसी कम होती है। पावर पे ही नहीं हम लोग पूरा डिपेंड करके बता सकते हैं, बट पावर एक मेजर फैक्टर हो सकता है उसकी इफ़िशियंसी कम होने का, यानी कि पावर कम है तो इफ़िशियंसी कम हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग इज सिंपल। जो आपकी इम्पल्स टरबाइन होती है उसमें हमने आपको बताया कि जो उसकी ब्लेड्स होती हैं वो सिमेट्रिकल शेप की होती हैं। अगर आप उसका क्रॉस सेक्शन करेंगे तो उसको बनाना थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन ऐसा रिएक्शन टरबाइन में करना आसान नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो क्रॉस सेक्शन होता है वो वायरिंग होता है, तो उसको बनाना थोड़ा सा कठिन होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि नंबर ऑफ स्टेजेस रिक्वायर आर लेस, यानी कि सेम पावर डेवलप करने के लिए जो नंबर ऑफ स्टेजेस होते हैं वो कम रिक्वायर होती है, किसमें, आपके इम्पल्स टरबाइन में। लेकिन अगर यही बात करें रिएक्शन टरबाइन में तो उसमें ज़्यादा नंबर्स ऑफ स्टेजेस चाहिए उसी पावर को डेवलप करने के लिए। तो ये डिफरेंस हो गया और आपको हमने वर्किंग बता दी, आपको हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दिया। तो आई होप आप पूरी तरीके से रिएक्शन टरबाइन और इम्पल्स टरबाइन के बारे में समझ चुके हैं। अब आपसे अगर पूछा जाता तो आप बता पाएंगे और अपने कॉपी में इसको लिखेंगे भी, स्क्रीनशॉट करके, हम ये आशा करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंडिंग के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास और अपने ग्रुप्स में फैलाना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।